हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। आज भारत ने अपनी आर्थिक यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त किया है। जापान को पीछे छोड़ के आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज सभी मुख्य अखबारों और अन्य जगह पर इसी बात की चर्चा हो रही है कि कैसे साल 2030 तक 7.1 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ भारत जर्मनी से आगे जाके विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। आज हम जापान की आर्थिक यात्रा से मिलने वाले महत्वपूर्ण सबकों पर चर्चा करेंगे। आज देखेंगे कि जापान ने असाधारण विकास कैसे हासिल किया, लेकिन क्यों उस विकास को स्थिर बनाए रखना जापानियों के लिए मुश्किल साबित हुआ। जापान के उतार चढ़ाव वाले आर्थिक अनुभव भारत के लिए क्या सीख देते हैं, आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो अमेरिका आज भी आर्थिक महासत्ता बना हुआ है और पहले स्थान पर है। चाइना दूसरे स्थान पर एवं जर्मनी तीसरे स्थान पर है। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर पहुंच चुका है और जापान अपनी अर्थव्यवस्था पांचवें स्थान पर लेकर आया है। यह परिवर्तन विश्व अर्थव्यवस्था में शक्ति संतुलन का बदलाव दर्शाता है। आइए डिटेल में भारत और जापान की आर्थिक यात्रा को समझते हैं। भारत और जापान दोनों ने लगभग एक ही समय पर अपनी आर्थिक यात्रा 1947 में शुरू की थी, लेकिन दोनों देशों ने अलग-अलग आर्थिक नीतियां अपनाई। इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों की आर्थिक वृद्धि का दर और दिशा अलग रह गई। दोनों देशों की आर्थिक यात्रा में 1990 एक बहुत ही निर्णायक वर्ष साबित हुआ है। भारत 1947 में उपनिवेशक शासन से मुक्त हुआ। वहीं जापान दूसरी विश्व युद्ध में पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और अमेरिका के सहायता से अपनी स्थिति सुधारने में लगा हुआ था। भारत ने सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था अपनाई। जहां भारत ने सोशलिज्म की राह पकड़ी, वहीं दूसरी ओर जापान ने एक्सपोर्ट लेड कैपिटलिज्म अपनाया। 1990 तक भारत पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ता रहा। आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के साथ हुए युद्ध, लाइसेंस व्यवस्था और कठोर नियंत्रण ने आर्थिक गति को सीमित कर दिया। विकास धीमा और गरीबी गहरी रही। जापान ने औद्योगिकरण और निर्यात को अपना आधार बनाया। विदेशी सहायता और मजबूत नीति के कारण जापान तेजी से आगे बढ़ता रहा। जापान ने ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विश्व का नेता बन गया। 1990 तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आगे बढ़ने से पहले एक अपील। हमने ये चैनल अभी-अभी शुरू किया है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे। किसी भी देश की स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए स्किल्ड लेबर्स और स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा अवश्य होता है। साल 2000 के बाद भारत को अपनी युवा जनसंख्या का लाभ मिला। काम करने योग्य आबादी में वृद्धि हुई, खपत और बाजार मजबूत होता गया। इसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा दी। इसके विपरीत जापान के लिए साल 2000 के बाद चुनौतियां बढ़ने लगी। जनसंख्या तेजी से घटने लगी, जन्म दर बहुत ज़्यादा कम होने लगा, वृद्ध आबादी बढ़ने लगी। इसका सीधा असर प्रोडक्शन और ग्रोथ पे हुआ। हमने हमेशा देखा है कि किसी भी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है उस देश के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। साल 2000 के बाद भारत में राजनैतिक स्थिरता काफ़ी हद तक बनी रही है। साल 2000 के बाद अब तक भारत में केवल 3 प्रधानमंत्रियों का शासन रहा है। इसी वजह से नीतियों में एक कंसिस्टेंसी रही है। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, एफडीआई बढ़ी है और सरकार द्वारा लिया गया कर्ज कंट्रोल में रहा है। वहीं जापान में बार बार सरकार बदलने से सुधार धीमा पड़ गया है।
साल 2000 से अब तक जापान में 11 प्रधानमंत्री बने हैं। नतीजा, निवेशकों का भरोसा कम हुआ और जापान में एफडीआई कम हुई है। जापान पर जो कर्जा है वह उसके जीडीपी के 227% हो चुका है। सुधारों की गति धीमी रही। इसके विपरीत भारत का कर्ज तुलनात्मक रूप से नियंत्रण में है। इसी का परिणाम है कि आज भारत की तेजी से बढ़ती अर्थ भारत का जापान से आगे निकलना केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक जनरेशनल शिफ्ट का संकेत है। भारत की युवा शक्ति, बढ़ता विश्वास और मजबूत नीति भारत को विश्व मंच पर आगे ले जा रही है। जापान की कहानी हमें सिखाती है कि विकास के साथ संतुलन भी जरूरी है। भारत के पास आज अवसर भी है और जिम्मेदारी भी। सही निर्णय लिए तो भारत भविष्य की बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकती है। धन्यवाद और जय हिंद।